नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कि आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जब भी आप सोचते हैं ना कि हम मस्त नहीं हैं, या कुछ परेशानियाँ या कुछ अड़चनें आती हैं, कभी हमारे रिलेशनशिप में आती है, कभी हमारे माइंडसेट को लेकर के आती है, तो कोई भी तरीके की परेशानी आती है जिसमें आपको रिलैक्सेशन की कई बार ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें स्पिरिचुअल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ हमें कई बार बहुत ज़्यादा थेरेपी की कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है। अब यकीन मानिए, इतनी भाग दौड़ और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें, और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, है ना। तो इसी संदर्भ में आज जिनके साथ में हम गुरु उपदेश में मेरे साथ में यानी मीनाक्षी के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं, वो है अनीता मैम। किस तरीके से ये शुरुआत हुई जर्नी, इतना अच्छा लंबा करियर रहा है उनका। और कोचिंग अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अपने आप को पहले रिलैक्स करना होता है, अपने आप को पहले समझना होता है, उसके बाद में दूसरों की जर्नी को भी समझ के आप उनके अंदर एक फ्रूट अमेजिंग जर्नी के साथ में, और विद द डिफरेंट वेराइटी, जिसमें मैम रिलेशनशिप को कोचिंग कर रही है, हम सबको कोच कर रही हैं, माइंडसेट को कोच कर रही हैं। तो किस तरीके से ये जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे कोचिंग हेल्प कर सकती है हमारी डे टू डे लाइफ में, कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होकर या स्पिरिचुअली कनेक्टेड होकर के भी हम, कहते हैं ना, जीवन की छोटी मोटी रोजमर्रा सॉरी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी छोटी और बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो ये पेज हमेशा, जैसा कि आप देखते हो, कि सुलझने का अगर आपको मन है और सुलझने में आपकी दिलचस्पी है, तो ये पेज आपके लिए है। तो लेते हैं मैम को और समझते हैं मैम की जर्नी को, थोड़ा सा उनके बारे में अच्छे से समझेंगे, और और ये समझेंगे बेसिकली कि हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है। हेलो मैम। Hello, good evening. How are you? आई एम ग्रेट मैम, हाउ आर यू? Very good, very good. Can you hear me clearly? सॉरी मैम, आई कैन हियर यू। Can you hear me clearly? डेफिनेटली मैम, क्लियरली मैं आपको देख भी पा रही हूँ और आपको सुन भी पा रही हूँ, इतनी स्मार्ट, वो कहते स्पार्कलिंग और इतनी एनर्जेटिक स्माइल के साथ में। Thank you so much. How have you been? थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। Most welcome, most welcome. If anything can help, we are always here. हाउ स्वीट। यही तो कहते हैं ना, असली गुरु की पहचान यही है कि वो हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, हम ही को सुलझाने के लिए। आपने जो इतना सारा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ में अपने आप को रखा है, ताकि हम कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, डेली लाइफ की प्रॉब्लम से और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी और छोटी सारी समस्याओं को लेकर के सुलझ सके, उसके लिए आपने अपना जीवन को दिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया तो सबका है, क्योंकि विदाउट द टू, दोनों के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो it's a collaboration for everything, you know. डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैम, अनीता मैम के बारे में तो बहुत कुछ है समझने के लिए। अगर हम आपको भी समझने लगे तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा ना, एक बुक पब्लिश होनी चाहिए जिसमें आप रिलेशनशिप कोच भी है, स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होती हैं, और माइंडसेट को भी आप समझ रहे हैं। मतलब इतना सारा आप काम कर रही हैं और आपने इतना सारा लोगों को कनेक्ट किया है। पर हम आपके श्रीमुख से, या हम आप ही से डिफाइन करना चाहें, सुनना चाहें कि आखिर अनीता मैम कौन है, और इतनी अच्छी कोचिंग की यानी गुरु बनने की जो जर्नी है, उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई? मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी बहुत सालों से है। मैं छोटेपन से, मेरे पेरेंट्स भी काफी स्पिरिचुअल रहे हैं, मेरे इन लॉज भी काफी स्पिरिचुअल रहे हैं। तो हमेशा यही बोला जाता था कि आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आप इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, आपको कोई इमोशंस तंग नहीं करेंगे, आप काम होंगे, पीसफुल होंगे। तो पता था कि ये जगह पहुंचना है, और ये जगह मेरी है जहां पर मैं रोज गुस्सा हो रही हूँ और इरिटेट हो रही हूँ और फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। ये भी मालूम है कि मैं यहाँ हूँ, आना यहाँ है। तो क्या
कैसे मैं कर सकती हूँ ये दोनों, ये जो गैप है वो कैसे फिल कर सकती हूँ, कि जी। यहाँ से यहाँ मैं कैसे जाऊं। तो ठीक है। मेरा हमेशा वही जर्नी था, और क्या बोलते, तो सर्च वही थी कि हम्म। मुझे मालूम है मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ हम्म। जाना है, राइट। क्योंकि हम्म। यही बात बोली जाती है कि अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप इमोशंस से काफी काम एंड पीसफुल रहेंगे। तो जब मैंने और काफी टाइम मेरे चल रहा था कि कभी खुशी कभी गम, कभी हम्म। मैं बहुत खुश हूं तो इतना मजा आ रहा है लाइफ में, और कभी हम्म। दुखी तो ऐसा लगता है कि मर जाओ, क्यों है सही है। जिंदगी जी रहे हो। तो ये हाँ। तो ऊपर नीचे मन का होता रहता था। तो जी। ये सोच के लगता था कि अगर ऐसा ही जिंदगी बितानी है तो कोई मतलब नहीं है ना, कभी खुशी कभी बहुत दुखी हो रहे, कोई तो हम्म। स्टेबिलिटी हो ना, कि कभी हम्म। ऐसे लगे कि हम तो मजा ले रहे हैं, दूसरे बार लगे अब तो मर जाना चाहिए। इट्स खुश नहीं थी उस बात में। मैंने बोला हाँ। इसका कोई सोल्यूशन होना ही चाहिए, दिस इज नॉट द वे आई वांट टू लिव माय लाइफ। एंड देन ब्यूटीफुल। आई इट्स सो हैपन कि मेरा कोचिंग पे ध्यान गया, मैंने कोचिंग का हाँ। कोर्स किया, और उसमें रियलाइज किया कि इतने सारे टूल्स है, इतने सारे इतनी सारी ट्रिक्स है जो आप यूज कर सकते हो, और अच्छा। आप एकदम पीसफुल और स्पिरिचुअल हो सकते हो। And there are so many ways to do it. That was the turning point for me. मैंने किया अपने लिए, फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, then anybody can do it. So then वहां से जर्नी मेरी शुरू हुई। 2013 में मैंने कोचिंग का कोर्स किया, और ठीक है। उसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। जैसा हम्म। नजरिया बदल जाता है जिंदगी का, वैसा हो गया मेरा। ओके। और उस दिन से मैं पीछे नहीं हटी। मैंने बोला अभी ये जो मैं सीखी हूँ, तो वो एक्चुअली मैं रहती हूँ चिली में, राइट। तो हाँ। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे स्पेनिश बात की जाती है। हाँ। हाँ। तो ये भी था कि चैलेंज ये था कि अगर आपको शेयर करना है तो दूसरे लैंग्वेज में शेयर करना है, वो हम्म। अपनी लैंग्वेज में हम्म। नहीं कर सकते हो। तो वो भी एक था कि अरे लैंग्वेज तो स्पेनिश तो हमको इतनी प्रोफेशनल तो नहीं आती जो किसी को सिखा सके। सिखा तो सके। फिर थोड़ा थोड़ा करके और मैंने ना हमारा कोचिंग मैंने किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोचिंग। तो उसमें ओके। बोलते हैं कि आप लिस्ट बना लो, जो जो आपको करना है, जो जो आपको अपनी जिंदगी से चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन मैंने, काइंड ऑफ। हाँ मैनिफेस्टेशन का, तो मैंने लिस्ट बनाई थी। तो उसमें लिस्ट में लिखा था कि मैं ना ये जो ज्ञान है और जो हम्म। मैंने सीखा है, मैं हम्म। दूसरों से शेयर कर सकूं, और मेरी जिंदगी चेंज हुई है तो मैं दूसरों को भी ये दे सकूं, हेल्प कर सकूं, ब्यूटीफुल। कम से कम वो तो कर सकूं। तो मैंने वो लिस्ट में लिखा, और लिखने के ठीक बाद है। बोला कि लोकल्स के लिए चाहिए। फिर मेरा हाँ। माइंड तो बोलता है ना कि आप तो स्पेनिश जानते नहीं हो इतनी अच्छी से, तो आप कैसे करोगे। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये लिस्ट बनाई है 2 महीने के बाद। मेरी एक सहेली हुआ करती थी वहां पर, उसने मुझे फोन किया संडे के दिन। मुझे बोलती ओके। है कि आप मेरे को कोचिंग, मेरा हमारा एक ग्रुप है, उनको कोचिंग की जरूरत है, आप करोगे। तो हम्म। मैंने बोला मैं कर तो लूंगी, लेकिन मुझे तो स्पेनिश बराबर नहीं आती, कभी कोई शब्द हम्म। नहीं आता हो, या आप फिक्र मत करो, हमारे पास इंग्लिश टीचर है एक, अगर आपको तकलीफ होगी तो आप इंग्लिश में बोल देना, वो स्पेनिश में हमको समझा देगी। क्या बात तो है। वैसे शुरुआत हुई मेरी। फिर उसके हाँ। बाद बच्चे लोग सब लोग बोलते थे तुम, आपकी स्पेनिश इतनी अच्छी नहीं है, पर सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, बोल बोल के थोड़ी बहुत अभी मैनेजेबल है। तो हम आपसे समझ सकते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ में कुछ भी करना चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड
वही चीज है ना कि और जब गिविंग का नेचर हो और इंटेंशन ही गिविंग की हो तो और वो भी स्पिरिचुअल गिविंग की बात करते हैं अगर हम, तो मुझे लगता है कि वो ईश्वर रास्ते अपने आप बना देता है, ये हम आपसे समझ पाए हैं। बट जैसे मैम आपने अपने इंट्रो में बताया कि मैं दुखी हुआ करती थी, मैं ऐसा हुआ करती थी, मेरे अप्स एंड डाउन्स मतलब मूड्स को लेकर के जो कि वुमेन्स में तो थोड़े ज्यादा ही होते हैं, तो वो हम्म, थी लगा रहे थे आप। पर हम्म, आपने तो थी लगा दिया, पर हमने अभी तक थी लगाया नहीं है। और हमारा तो वही चल रहा है अभी तक, अभी हम है वाली सिचुएशन में चल रहे हैं कि है हमारा तो मूड स्विंग्स वाला प्रॉब्लम है। तो हम्म, हम आपकी जर्नी में समझेंगे कि बचपन में स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, चाहे हमें भगवान के सामने मंदिर जा करके, चर्च जा करके, किसी भी फॉर्म में, या फिर करेक्ट। दिया दीपक करके या कोई ग्रंथ पढ़ के या किसी भी तरीके से हमें कनेक्ट किया जाता है। तो बचपन में आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी थी? फिर आपके इन लॉज, क्योंकि हमारा वो कल्चर मिक्स होता है, तब वो कोचिंग में भी हम सर्टिफिकेट लेते हैं तो एक पूरा एक कहते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया तैयार होता है, तो उस एनसाइक्लोपीडिया कैसे बिल्ड हुआ वो समझते हैं। अच्छा ठीक है। तो माय फादर एंड माय मदर दे आर वेरी स्पिरिचुअल। माय डैड, मेरे डैडी हमेशा हम लोगों से काफी स्पिरिचुअल बात करते थे। तो हम लोग काफी उससे वाकिफ थे कि ये मंदिर जाना, हम्म। सब लोगों से अच्छे से चलना, ये सब तो सिखाया जाता है ना हम लोगों को छोटेपन हम्म। से। पर जब मैं शादी करके गई तो मेरे इन लॉज तो इतने स्पिरिचुअल है, मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानियां दोनों भी इतने स्पिरिचुअल। हम लोग सत्संग जाते थे सुबह को हर। तो हमारा टर्न्स हुआ करता था कि ओके। 3 डॉटर इन लॉज थे, तो उनका हाँ। टर्न्स हुआ करता था। तो दो दिन और संडे का दिन हॉलीडे हुआ करता था। तो ठीक हम है। लोग जाते थे। और मैं तो बहुत यंग, मैंने शादी की मैं जब 18 साल की थी। तो मेरी हम्म। मदर इन लॉ वॉज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो मेरे इतने क्वेश्चंस थे, इतने क्वेश्चंस थे मुझे। मैं घंटे बैठ जाती थी उनके साथ। नहीं, पर मुझे ये नहीं समझ में आया, ये समझा दीजिए। ये नहीं समझ में आया, ये समझा दिए। तो वो इतने प्यार से और इतने कामली मुझे हर चीज समझाती थी। और उस समय ना जब वो बोलती थी, मैं सोचती थी मन में कि मेरी मदर इन लॉ को बराबर करेक्ट आंसर और करेक्ट एग्जाम्पल और सब कैसे आता है उस मोमेंट पे। और वो लग जाता दिल को ना, तो हाँ आपको पता हाँ चलता है कि वो इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ हाँ। फिर जैसे जैसे ये हुए और हमने भी सीखा, तो हमको रियलाइज हुआ कि वो उसकी दया है, खुद से हम्म। नहीं होता, वो आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से फिर वो हुआ। फिर बच्चों के साथ तो हम लोगों का था ही। पर बेसिकली कोचिंग मैंने जब शुरू किया, जब मेरे दोनों बच्चे, मेरे को 3 बच्चे हैं लेकिन दोनों मेरे बड़े बेटे जब हाँ चले गए स्टडीज के लिए, तो मैंने बोला अब मेरे पास टाइम होगा तो मैं कुछ कर हाँ सकती हूँ अपने आप से। तो तब मैंने हाँ। कोचिंग शुरू की। वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कितना है आपके अंदर, वो आपकी कहते फेस के ग्लो से समझ में आ रहा है, क्योंकि जो अंदर से सुलझ चुका है ना वो बाहर से सुलझा हुआ कहते हैं ना दिखता है, वो एक चमक दिखती है। कई हम देखते हैं ना योगी तपस्वियों की वो चेहरे पे था एक वो चमक होती है, वो चमक हम आपके फेस पे जरूर देख पा रहे हैं। सीरियसली मैम वो दिख रहा है। और पर जैसे 2013 से पहले की जो हम्म, जर्नी रही आपकी, उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक लर्निंग जो लाइफ की लेकर के आते हैं उसी को हम समझते हैं कि अब हमें एक ये सैचुरेशन पीरियड आ गया है, बच्चे चले गए हैं, हम्म, अब हम्म। हमें उसको अब अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम या अपने आप को थोड़ा ग्लोरीफाई या फ्लरिश करना है, तो उस पहले थोड़ा सा पन्नों को पलटते हैं और उसको समझते हैं। हाँ। सो यू नो समटाइम्स हैप्पी समटाइम्स सैड का जो स्टोरी था, वो तो मेरा लाइफ टाइम था कि यही फील होता था कि क्यों कभी सैड होती हूँ, कभी हैप्पी हो जाती हूँ। हम्म। और और एक चीज मेरे को बहुत खटकती थी हम्म। कि मैं ना हैप्पी होना चाहती थी, कि मेरे को हम्म। हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में। और हम्म। वो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, वो ठीक है। मेरा बहुत हमेशा से रहा है। और हैप्पीनेस के पीछे जाना, क्योंकि वो लव और हैप्पीनेस इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का। कि अगर हम्म। आप
ये नहीं समझते हो कि आपको कोई प्यार करता है और आप हैप्पी नहीं हो। हमारे मेरी फैमिली में सब था। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड स्पिरिचुअल है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, बच्चे लोग रिस्पेक्टफुल, एवरीथिंग, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। हम्म। मैंने बोला हर चीज है मेरे पास, लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूं। और अगर मैं बोलूं कि मुझे इधर से भाग जाना है या मर जाना है, तो मेरे को लोग पूछेंगे कि रीजन क्या है। रीजन क्या तो है? मैं हाँ, रीजन क्या बताऊंगी? ऐसा हाँ, तो कुछ हाँ, नहीं जो कम है लाइफ में। हाँ, हाँ, फाइनेंशियली फाइन, चिल्ड्रन फाइन, हाँ, रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप फाइन, सब में टिक मार्क फाइन है। हाँ, तो what do I tell? If somebody asks me why I'm unhappy, मैं क्या बोलूं उनको, जवाब क्या दूं? सब है हम्म, मेरे पास पर मैं अनहैप्पी हूं। कोई रीजन ही नहीं है ना। तो उस बात से मुझे और तकलीफ होती थी कि कोई हम्म, मुझसे पूछ ले कि किस बात का दुख है आपको, तो मैं हम्म। क्या जवाब दूंगी? कि नहीं, सब है लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूं, एंड आई डोंट फील लव्ड। बिल्कुल सही बात है मैम। आपने तो वो जो समस्याएं को सुलझा लिया है, मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग मी, और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से आज भी चल ही रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी कोई हमसे पूछे ना कि यार खुश क्यों नहीं हो, तो हमारे पास में वो आंसर नहीं है कि हम खुश क्यों नहीं है। बट जैसे मेरे रिस्पेक्टेड गेस्ट भी आए हैं, तो उन्होंने भी एक बात, जो स्पेशली अगर वुमेन्स आती हैं यहाँ पर, तो और जो सक्सेसफुल वुमेन्स की बात कर रही हूँ मैं, जो एक जो सोसाइटी स्टैंडर्ड बता रहा है कि सक्सेसफुल है वो, तो उनमें भी एक टाइम के बाद उनको ये समझ में आता है आफ्टर मैरिज की एक आइडेंटिटी क्राइसिस समझ में आता है कि ये मैंने पहले किया था, अब यहाँ आकर के मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस को फील करना पड़ रहा है कि मैं हूं या नहीं हूँ। वो सेल्फ लव, ठीक है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग मुझे प्यार कर रहे हैं, पर मेरा अकॉर्डिंग वो प्यार नहीं आ रहा है ना, कि जो मैं उसको एग्जैक्टली। फुलफिल कर सके वाली बात आ रही है। तो इस पे जरूर हम चाहेंगे। मुझे लगता है ये बहुत सारी वुमेन्स की प्रॉब्लम है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी हम जूझते हैं, क्योंकि वो एक एज के बाद में शादियां हो रही है, फिर उसके बाद में वो अपने एक जर्नी ले चुकी होती है, फिर उसके बाद एक नई जर्नी में आती है, फिर हस्बैंड प्यार अपने हिसाब से टाइम दे करके कर रहे हैं, इन लॉज भी कर रहे हैं, पर हमको हमारे अकॉर्डिंग प्यार नहीं मिल रहा होता है। तो उसको समझते हैं हम आपसे। आप आपने कभी किताब पढ़ी है? किताब का नाम है फाइव लव लैंग्वेजेस। उस नहीं। अगर आपको टाइम मिले तो वो किताब जरूर पढ़ें। जिनको भी लव का प्रॉब्लम है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि ठीक है। उसमें जो किताब में बोलता है, वो जो ऑथर बोलता है कि 5 नमूने हैं, 5 वेज ऑफ लविंग। और जैसे ठीक है। आप हिंदी में बहुत फ्लुएंट है, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हूं, तो आप अगर हम्म, मेरे से हिंदी में बात करोगे और मैं हिंदी नहीं समझ रही, तो मैं तो हम्म, यही समझूंगी कि आप मेरे से पता नहीं क्या बोल रहे हो। अच्छा, हम्म, अगर मैं इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूं और आपको समझ में ना आए, तो आप बोले पता नहीं क्या कर रही है। तो उनका हम्म, कहना है कि जो लैंग्वेज हमारी लव की लैंग्वेज है, उसमें अगर कोई बात करता है तो हमको प्यार फील होता है, और हम्म, दूसरे जो है उसमें बात करता है तो लगता नहीं। हम्म। तो इसलिए हमको अपना आइडेंटिफाई करना है कौन सा लव लैंग्वेज है, ठीक लेकिन है। वो भी ध्यान रखना है कि दूसरे वेज भी है लव शो करने के। और जब ठीक है। हम समझना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आया कि इनका वे है ऐसे लव करने का, उनका वे ऐसे। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ की हैबिट थी, वो तो है नहीं अभी, पर उनकी हैबिट थी कि मैं जब भी आती थी इंडिया, तो हम्म। उनको खिलाने का बहुत शौक था। अच्छा, ठीक है। उनका सर्विस, वो सर्विस बोलते हैं उसको, वो खिलाने का उनका बहुत शौक, हॉस्पिटैलिटी। हम्म। हॉस्पिटैलिटी का। तो वो खाना वाना भिजवा दिया करते थे कि अरे आप दीदी आप आए हो तो खाना खाओ, क्या खाओगे बताओ, सब मुझे। और हम, मेरा लव लैंग्वेज है स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता था खाना भिजवा देते हैं पर आते नहीं है मुझसे मिलने। मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूं अगर मुझसे मिलने आ जाए तो। पर जब हम्म, मैंने किताब पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि उनका लव लैंग्वेज वो था सर्विस। तो वो कुछ हम्म, भी आप बोल दो उनको, वो करके दे देते थे आपको।
हम्म। तो उनका लव लैंग्वेज सर्विस था, तो फिर अगर मैं समझ जाऊं कि उनका लव शो करने का नमूना वैसा है, तो यू विल फील, हाँ, बट अदरवाइज वी डोंट फील लव। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बहुत ही मतलब ऐसे समझ वाला एग्जाम्पल है कि हम समझ पा रहे हैं, उस पर रिलेट कर पा रहे हैं कि सब अपने अपने तरीके से प्यार कर रहे हैं, बट हम अगर फुलफिल होते हैं नहीं है तब तक हम उसको नहीं समझ पाते। मैम, इस सेशंस में हमने सेल्फ लव के ऊपर भी बहुत बातें करी है, और जहां हम स्पिरिचुअलिटी भी आप जैसे बता रहे थे, तो जब हम एक स्पिरिचुअलिटी की स्टेज पे आ जाते हैं तो वो दुख सुख और वो जो चीजें होती है वो हमें बहुत डीपली इफेक्ट नहीं करती। एज ए ह्यूमन कई बार इफेक्ट कर सकती है, बट एज ए डीपली हमें इफेक्ट नहीं करती है। तो इसमें हम जरूर समझना चाहेंगे कि इससे कैसे बैलेंस आउट करें, या इसको कैसे समझे, या सेल्फ लव की डेफिनेशन आपने कैसे डिस्कवर करी है। आफ्टर 2013 के बाद आपने वो डिस्कवर किया, अपने आप को खोजा, तो किस तरीके से खोजा और कैसे समझा कि ये मेरा लव लैंग्वेज रहेगा खुद को लेकर के पहले। तो देर इज अ क्विज दैट यू नीड टू डू ऑनलाइन, ओके। फ्री क्विज है, तो आप कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को भी दे सकते हो ये क्विज करने के लिए, तो आपको भी समझ जाए कि आपकी फैमिली की लव लैंग्वेज क्या है। इट इज फ्री, so you can use the tool, which is a beautiful tool to know your own love language and other people. ओके। फिर उस अगर आपको पता है तो आप खुद के लिए वो चीजें कर सकते हो। हम लोगों का हम्म। क्या एक्सपेक्टेशन की कोई और नहीं करना चाहिए। हमको क्या सिखाया गया है कि हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, किसी हम्म। और ने मुझे प्यार करना चाहिए, हम्म। तब मैं प्यारी हूं, नहीं तो मैं हम्म। प्यारी नहीं हूं। हम्म। ये सिखाया गया है हमको, राइट? बिल्कुल। और हम्म। अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम सेल्फिश हैं। बिल्कुल। हम्म। ये हमारे को सिखाया गया है। तो पर मैं जो एग्जाम्पल आपको दूंगी, बिल्कुल ये है, हम्म। अगर मैं आपको खुश करना चाहूं हम्म। तो मुझे एरो मतलब हिट करने के लिए मेरे को ट्राई करना पड़ेगा कि हाँ इससे खुश होती है, इससे खुश होती है, इससे प्यार फील करती है, इससे नहीं करती है। अच्छा, वो भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मूड हम्म। अच्छा हो तो मैं आपको हम्म। इजीली खुश कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी तो आप खुश हो जाओगे। पर आपका जी। मूड खराब हो तो जो चीज अच्छी भी लगती है वो भी खराब लगने लग जाती है। बिल्कुल सही है। राइट, राइट। तो ये क्या है? थ्रोइंग एन एरो इन द ओपन एयर। लग गया तो ठीक है। लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। हम्म। लेकिन एज मी, आई नो हाउ आई विल बी हैप्पी, आई नो व्हाट आई हम्म। नीड। मेरी हम्म। जरूरत क्या है इस समय? आई एम दी ओनली वन, मैं हूं और कोई नहीं है। हम्म। हम्म। अगर सब अपना ख्याल रखना शुरू करें तो वी विल हैव अ वर्ल्ड वेयर एवरीबडी इज लविंग, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मैं सेल्फ लव मुझ में है तो अगर आई एम फुल ऑफ लव देन आई विल गिव दैट टू अदर्स। हम्म। हम्म। तो हम लोगों में बोलते हैं ना, जब राइट हैंड देता है तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता को चले कि पता दिया है। नहीं। हाँ, वो हम्म। कैसे हम्म। होगा? वेन यू आर ओवरफ्लोइंग, हम कोचिंग में हम यूज करते हैं गिविंग फ्रॉम द प्लेट। तो एक ओके। कप है और उसके नीचे प्लेट है, तो हम्म। आप टी पोर करते जाइए। हम्म। जब वो टी फुल हो जाएगा वो ओवरफ्लो होके प्लेट में आएगा। तो हम्म। वो जो प्लेट में आएगा ना, वो टी कप को फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मैंने हम्म। प्यार दिया कि नहीं दिया, हम्म। वो ओवरफ्लो हो रहा है। बट हम्म। अगर मैं आपको बोलती हूँ नहीं, आप किसी को प्यार करो फिर वो आपको वापस प्यार करेगा, तो वो तो एक तो नेगोशिएशन हो गया। हम्म। करेक्ट? हम्म। दूसरा, अगर मैं, हाँ, रिलेशनशिप में क्या होता है? आप मेरे को प्यार करोगे तो मैं आपको प्यार करूंगी, नहीं तो आप नहीं कर रहे हो तो मैं भी नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी, हाँ। इन द बिगनिंग इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बट हम्म। एज टाइम गोज बाय एवरीबडी बिकम्स हम्म। बिटर। सब लोग हम्म। बिटर हो जाते हैं। फिर वो, तुम मेरे से बात नहीं कर रहे तो मैं क्यों बात करूं, तुमने मेरे लिए नहीं किया तो मैं क्यों करूं, वो सब शुरू हो जाता। तो इट बिकम्स लाइक लव, इट्स नो मोर लव। हम्म। वो लव नहीं रह गया, वो हमने नेगोशिएशन किया कि अगर आप वैसे करोगे तो मैं आपको प्यार करूंगा, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको प्यार नहीं को करूंगा। प्यार नहीं करूँ। हम्म। हम्म।
तो मैं बोलती हूँ अगर आपको सेल्फ लव है और आप प्लेट से दे रहे हो, इट इज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम यू, देन यू विल नॉट फील द एफर्ट हम्म एंड यू विल नॉट नेगोशिएट। कि आप नेगोशिएट नहीं करोगे कि मैंने ये दिया, अब आप मुझे ये दो, फिर मैं आपको ये दूं। नो नेगोशिएशन। लव इज नॉट अ नेगोशिएशन, एंड इट्स ब्यूटीफुल। नॉट एन इन्वर्जन। मैं इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं हम लोग जो करते हैं ना रिलेशनशिप, वी इन्वेस्ट इन लव टू गेट रिटर्न्स। अजय, अगर मुझे आज रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो मैं इन्वेस्ट करना बंद कर देती बंद हूँ। कर दो। That's the mindset we have. So self-love creates sufficiency. आपकी लाइफ में पूरत है, तो आप जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आप खुशी से दे रहे हो। आपको कोई ऑब्लिगेट नहीं कर रहा है, आप उस उसके एवज में कुछ मांग नहीं रहे हो। मांग। So it becomes selfless love, in unconditional love. But अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ये सिखाया गया है कि अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे तो हम सेल्फिश है। So we have to break that Stereotypes. idea, yeah, that stigma from our head. जब मैं हैप्पी हूं तो मैं दूसरों को हैप्पी कर सकती हूँ। और बहुत सारी मदर्स मुझे बोलती है मेरे बच्चे खुश हो जाए मैं तो खुश मैं हो बहुत जाऊंगी। खुश हूँ। हाँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप समझते हो कि आपके बच्चे खुश हो और आप खुश ना हो तो आपके बच्चे खुश हो सकते हैं क्या? एक जना घर में नहीं खुश हो, पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। तो अगर मैं अपने आप को संभाल लूं और हर जना अपने आप को संभालने लगे तो we'll have a world who's happy and loving. ट्रू, बिल्कुल सही बात है मैम। तो मैम आपके लाइफ का, क्योंकि स्पिरिचुअल होना वो आपके, मुझे लगता है वो जीन्स में ही था, क्योंकि आपके फादर भी थे, मदर भी थी जो स्पिरिचुअली थी। फिर आपकी बहुत अर्ली एज में शादी हुई, ब्लेस्ड थी आपकी, चलिए आपकी मदर इन लॉ या जो एनवायरनमेंट था फैमिली का वो भी उस तरीके से स्पिरिचुअली इंक्लाइन था। बट आपने बताया कि जब हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं या आपको क्वेश्चंस के आंसर भी थ्रू योर मदर इन लॉ मिल रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं है वो, और उसके बावजूद भी एक सैचुरेशन पीरियड आया जिसमें आपको लगा दैट मेरा कप अभी तक फुल नहीं हुआ है, मैं अब देना बंद कर सक, अब मेरा देने वाला कोटा खत्म हो चुका है। वो जो पीरियड ऑफ टाइम है, वो जो रियलाइजेशन में आपको मेरा वर्ड रहेगा, वो रियलाइजेशन आपसे हम जरूर समझेंगे कि वो रियलाइजेशन कब हुआ, क्योंकि मुझे लगता है आपकी स्टोरी से बहुत सारी वुमेन इंक्लूडिंग मी आई गेस कि मैं रिलेट कर पाऊंगी कि हम लोग वो फुल नहीं हो रहे हैं और हम रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि हम फुल नहीं है, वो चीज समझते हैं। हाँ, तो बेसिकली व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, जब आप जो पीरियड था ना मेरा स्ट्रगल का, इतना तक था कि मुझे चाहिए था कि मैं सब छोड़ दूं और चली जाऊं कहीं, क्योंकि even after having everything I was not happy. So if I'm not happy, I don't want to live here. That was my saturation point. That was my point where I was like, I want to leave. I don't want to live like this. वो रॉक बॉटम होता है ना जिसको बोलते हैं रॉक बॉटम, वो था कि बहुत सारे, और क्या है, माइंड इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ, बहुत स्टोरीज बना लेते हैं, माइंड मेक्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज। सो ये मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब है मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब काफी मन ऐसा बोलता है कि ये राइट नहीं है, वो राइट नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बट द की बिहाइंड इट इज कि हम लोग बोलते हैं बॉटमलेस पिट। When you don't love yourself, you have a bottomless pit. पूरी दुनिया आपको कितना भी प्यार कर ले, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपने अबैंडन किया है अपने आप को, आप नहीं प्यार कर रहे हो। उसको बॉटमलेस पिट बोलते हैं। तो आप कितना भी डालते जाओ, हैप्पीनेस डाल दो, लव डाल दो, पीस डाल दो, सब डाल दो,
बॉटमलेस पिट वो कभी फुल नहीं होगा। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप खुश हो या आपको कोई प्यार कर रहा हो। हम ना हर मोमेंट पे अपना टेस्ट करते हैं कि आज अगर मैं नहीं जा रही हूं तो मेरा हस्बैंड नहीं जाएगा, उसका मतलब है कि वो मुझे प्यार करता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूं तो हाँ, ही डजंट लव मी। आप समझ रहे हो? अच्छे से समझ रही हूँ। इट्स इट्स मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं जब न्यूली शादी करके गई थी तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि हस्बैंड एंड वाइफ को तो एक ही ब्लैंकेट में सोना चाहिए, उसका मतलब प्यार होता है। ओके। इट्स एन एब्सर्ड आइडिया, पर उस समय वो आइडिया मेरे मन में थी। तो ठीक मेरे है। हस्बैंड ने जब मुझे बोला कि नहीं, आप अपना ब्लैंकेट यूज करो, मैं अपना ब्लैंकेट यूज करता हूँ, तो मुझे तो लगा अरे ऐसे तो हम लोग अलग हो जाएंगे, कभी शादी में प्यार ही नहीं होगा, ये तो प्यार ही नहीं है। वो एक ब्लैंकेट में, मैं दूसरे ब्लैंकेट में, क्योंकि मैंने स्टोरी बना ली थी बना ली थी, हाँ। कि हस्बैंड वाइफ को एक ही ब्लैंकेट में सोना चाहिए। जब बाद में जब कोचिंग वोचिंग करने के बाद जब मैंने उस बात को रियलाइज किया तो मैंने बोला वो चाहता था कि मैं भी आराम से सो जाऊं, वो भी आराम से, कंफर्ट दिख रहा था एक दूसरे से। ब्लैंकेट खींचने का वो झगड़ा और पीसफुल स्लीप, कंफर्टेबल स्लीप, वो नहीं मैं सोच रही थी। मेरे आइडिया में कि ब्लैंकेट में नहीं सो रहे तो मतलब मुझसे प्यार नहीं करते, सेम प्लेट में नहीं मुझसे खा रहे तो प्यार नहीं करते। और ये छोटी छोटी चीजें प्यार का मतलब नहीं होती, पर हम उनको असाइन कर देते हैं कि ये दिस इज लव। लव मीन्स यू शुड टॉक टू मी, लव मीन्स यू शुड स्लीप, यू शुड नॉट गो आउट अलोन, अकेले नहीं जाओ, मुझे ले जाओ। आप समझ रहे हो? बहुत सारी चीजों को हम असाइन कर देते और हम प्रैक्टिकल नहीं होते उस समय। हम उस चीज को ऐसे लगा देते कि ये इसका मतलब प्यार है, बट नॉट नेसेसरली इट इज लाइक दैट। वो था, देयर वर मेनी ओकेजन्स इन लाइफ वेयर आई फेल्ट दैट नो, he doesn't love me, my children don't love me. If I die tomorrow, nobody will even bother, nobody will even feel that I lived. आप समझ रहे हो ना कि वो फीलिंग कैसी आती है कि अगर मैं कल चली भी जाऊं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी नहीं, मेरे बच्चों को भी नहीं पड़ने वाला है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पड़ने वाला है, ना मेरी फैमिली को पड़ने वाला है। पर ये राइट करेक्ट थिंकिंग नहीं है, क्योंकि हर जन को मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट एज टाइम गोज बाय एंड यू रियलाइज, देन वो रियलाइजेशन आता है। बट एट दैट टाइम दीज वर ऑल असाइंड थिंग्स कि ये इसका मतलब प्यार होता है, इसका मतलब हैप्पीनेस होता है, इसका मतलब हम हैप्पीनेस को भी असाइन करते थे ना। अगर कोई बर्थ होता है, कहीं क्या बोलते हैं तो ग्रेजुएशन होता है या कुछ होता है तो वो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, किसी हाँ। की डेथ होती है तो वो सैडनेस है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सैडनेस एंड हैप्पीनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उस दोनों ओकेजन्स में आप कंटेंट हो सकते हो। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है मैम। आपने तो उस चीज को रियलाइज भी कर लिया, उसके ऊपर होमवर्क भी कर लिया, मैं तो कह रही हूँ पीएचडी भी कर लिया, और अपने ऊपर आपने उसके ऊपर प्रॉपर वर्क कर लिया। बट जैसे कुछ चीजें है ना, जो जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स कह दो या सोसाइटी का स्टैंडर्ड्स कह दो, वो हमारे अंदर इतने, वो कहते हैं ना, गढ़े हुए हैं चीजें, जो आपने बोला कि हमें उसी तरीके से फाउंडेशन किया जाता है। तो स्पेशली अगर हम वुमेन्स की भी बात करें तो उसी तरीके से हमारा फाउंडेशन है, जिस तरीके से आप बता रहे हो वो हमारा फाउंडेशन है कि यही तुम्हारा है। आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते, आप ना नहीं बोल सकते। अगर आपके लिए कोई ब्रूटल है या रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा है तो यू कैन नॉट, मतलब काउंटर रिप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें हैं जो हमें सिखा दी जाती है, और ये सिखा दी जाता है कि तुम दुख भी नहीं बना सकते। मतलब अगर आप मेरे को कुछ गलत बोल रहे हो, मुझे दुख हो रहा है, तो मैं
एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मैं दुखी हूँ, वो मैं अंदर ही अंदर वो एक बना लूंगी अपना, वो कहते हैं कैसल बना लिया कि हाँ ये ऐसा ही है वो वैसा ही। तो इस चीज को हम धीरे धीरे कैसे तोड़े, वो हम समझते हैं कि ये एकदम से तो ब्लास्ट होने से रहा, ब्लास्ट हुआ तो वो वोल्केनो हो जाएगा, तो उसको हाँ धीरे धीरे कैसे everybody will कैसे get dispersed in the house. तो ये जो धीरे धीरे कैसे हम उसको कहते हैं बड़ी सी जो गुत्थी हो चुकी है उसको धीरे धीरे गांठ कैसे खोले, कैसे सेल्फ लव को रियलाइज करना स्टार्ट करें, फिर प्यार करना खुद से करें। और जो मी टाइम होता है ना, स्पेशली बहुत ज्यादा मी टाइम होता है, तो वो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि भाई एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये सिखा दिया गया है कि भाई आप खाली रहोगे तो डेविल आपके आएगा, काम करना शुरू कर देगा। तो वो मी टाइम भी हम इंजॉय नहीं कर पाते, तो उसको भी हम अच्छे से समझते हैं आपसे। Okay. पहले तो एम्प्टी माइंड इज नॉट अ डेविल्स वर्कशॉप। आप अगर न्यूटन की स्टोरी सुनोगे तो वो ट्री के नीचे लेटा हुआ था जब उसने वो लॉ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी। एप्पल, तो वो काम नहीं कर रहा था उस वक्त। इंस्पिरेशन एंड क्रिएशन हैपेंस व्हेन यू आर काम, फ्री। फ्री, आइडल, तभी होता है। When you are very worked up, you cannot be creative. इसलिए बहुत सारे राइटर्स को रात को लिखते हैं, क्योंकि Beautiful. they realize that they need to be calm to be able to be creative. Creativity comes when you are doing many things, you cannot be very creative. When you are calm down, that's when you can be creative. So ये बहुत लेडीज को प्रॉब्लम होती है कि उनको गिल्ट फीलिंग होती है कि हम क्यों बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक स्टोरी नहीं, आई टेल यू अ स्टोरी। एक आदमी था, उसके पास वो लकड़ी काटता था, तो वो लकड़ी काटने के जॉब पे गया। पहले दिन उसने 25 झाड़ काट दिए, तो सब बहुत खुश हुए, अरे ये तो 25 झाड़ इन्होंने काटे हैं, अरे कंग्रेचुलेशंस, इतना तो कोई किसी ने रिकॉर्ड कभी तोड़ा नहीं। तो वो दूसरे दिन बोला, कल मैंने 25 काटे हैं, तो आज तो मैं और ज्यादा काटूंगा। तो वो और ज्यादा मेहनत करने लगा कि जैसे कटे, 25 तक नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन, तीसरे दिन और कम होते जा रहे थे उसके ट्री कटिंग। तो वो सोच में पड़ गया, यार पहले दिन तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, अभी क्या हो गया मुझे। तो किसी ने उसको बुलाया, बोला क्यों, क्या हुआ। तो बोलता है कि आपने अपना एक्स शार्पन किया। पहले दिन तो उसका एक्स परफेक्टली शार्पन था ना। तो स्लीपिंग, टेकिंग अ ब्रेक, ऑल दीज आर मोमेंट्स जब आप एक्स को अपने शार्पन करते हैं। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्यार होगा, आप क्रिएट करते हो, तो वो ओवरफ्लो होगा आपसे। मेरे पास जो नहीं है मैं किसी को नहीं दे सकती, जो मेरे पास है वो मैं दे सकती। तो वेन डायर का एक एग्जाम्पल है। वो बोलते हैं कि आप एक ऑरेंज ले लीजिए और वो आपको ऑरेंज दिखा के पूछेंगे इसमें ये क्या है, इसमें से अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो क्या निकलेगा, तो बोलेंगे ऑरेंज जूस। बोले अगर मैंने पैर से दबा दिया तो क्या निकलेगा, तो बोले ऑरेंज जूस। बोला एप्पल जूस तो नहीं निकलेगा ना, ऑरेंज जूस ही निकलेगा। आपने काट लिया तब भी ऑरेंज जूस निकलेगा, क्यों? तो बोला कि क्योंकि वो ऑरेंज है, उसमें ऑरेंज ही है। तो अगर दुनिया में, जिंदगी में कोई हमको ऐसे प्रेस करता है, लाइफ प्रेस करती है, तो जो हमारे से निकलता है वो हमारे अंदर है। सो इफ आई एम गेटिंग एंग्री, मतलब दैट्स व्हाट इज इनसाइड। तो वो जो आगे वाला है वो मुझे दिखा रहा है कि मेरे अंदर में है क्या। बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस, क्योंकि हम अपने आप को आपसे समझ पा रहे हैं, तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है, या जो कहते हैं ना डी क्लटर करना, जो इतना सारा हमने ऑलरेडी भर लिया है, चाहे हम सोसाइटी नॉर्म्स कह दो, चाहे फाउंडेशन कह दो, उस फॉर्म में जो हमने भर लिया है, उसको डी क्लटर कैसे करें अब हम आपसे समझते। डी क्लटर सेल्फ लव का फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप कैसे लें हम? So one step at a time, one step at a time. You cannot, ये प्रोसेस जो है
वो हमारे सत्संग में बोलते थे डाल डाल क्या बोलते, ओवर द इयर्स हमने डाल डाल के भरा है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ेगा, एक साथ नहीं निकलेगा वो जो कचरा भर गया है उसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स अ वन स्टेप एट अ टाइम. One, you have to be patient with yourself. You have to be compassionate with yourself. That is the most important. हम क्या करना चाहते हैं, जल्दी में करना चाहते हैं, तो in that शॉर्टकट. rush, हाँ जल्दी जल्दी, अभी जल्दी सफाई करो, जल्दी सफाई नहीं होगी, क्योंकि you have to be compassionate with yourself. You have to have the patience with yourself. जो इतने सालों का हमारा पैटर्न है उसको ब्रेक करने के लिए एक बार में नहीं होगा वो. We have to reprogram the mind to think differently. तो वो one step at a time है. It's not going to be, like एक जादू की छड़ी चलाई और हो गया. सिर्फ माइंड से फीड, आप क्या फीड कर रहे हो अपने माइंड को इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैव बीन फीडिंग माई सेल्फ. इंडिया में तो बहुत सारे सीरियल्स होते हैं और उन सीरियल्स में काफी दिखाया जाता है जो नेगेटिव होता है. दैट इज व्हाट यू आर फीडिंग योर माइंड. तो उसका आप जैसे अगर सीरियल में आपको किसी ने दिखाया कि ये इसको चोर है, इसको ये तंग कर रहा है, तो आपका माइंडसेट वैसा फीड, जो फीड आप करोगे माइंड में वो माइंड अंडरस्टैंड करता है. जैसे हम खाना खाते हैं तो हम हेल्दी खाना खाते हैं ना, तो माइंड को भी हम क्या फीड कर रहे हैं. अच्छा, when you eat wrong food, you will throw up, but your mind doesn't throw up. Basically, you are feeding that. तो पहले बात तो very important that you start feeding your mind with positive things. ठीक है. Yeah, that's the first step. Second step is you should be very, very, I'm saying shouldn't use the word should, but sorry. So फीड जो है, आप क्या फीड कर रहे हो माइंड को, वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर इज योर कंपैशन एंड योर पेशेंस फॉर योरसेल्फ. और एक कोई भी चीज जो आपको पसंद है, पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए, पर आइडिया इज एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आप अपने आप को मी टाइम दे सको. ठीक है. ठीक है. और फॉर सेल्फ लव, जैसे आप अपने बच्चे को पूछते हो ना, आपका दिन कैसा था, क्या किया आपने, वैसे अपने आप को भी सोच लो कि आपके अंदर एक 8 साल का बच्चा है. उस बच्चे से आप रोज पूछो कैसे सोए, आपका दिन कैसा था, 2 मिनट. मैं एक्सरसाइज देती हूँ, इन अ डे यू शुड चेक इन विथ योरसेल्फ 3 times. आप फोन पे अलार्म बना लीजिए कि 3 times you check in with yourself and say, how am I feeling? And that will help you to declutter या फिर खुद को समझने में भी हेल्प करेगी. Because then you're taking care of yourself. Once you start taking care of yourself, everything falls in place. जैसे बोलते हैं कि अगर मैं अपने आप सेल्फ लव होगा तो एक्सरसाइज भी आप टाइम पे करोगे, खाना भी आप हेल्दी खाओगे, माइंड को भी संभालोगे, क्योंकि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. यू लव योरसेल्फ. बिल्कुल सही बात है. बट मैम, जब हम सुनते हैं ना, जैसे आज हम आपको सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है. और मुझे लग रहा है, मेरे को खुद को लग रहा है कि ठीक है, अब कल से मैं ये प्रैक्टिस करने वाली हूँ, या फिर आज शाम से मैं ये प्रैक्टिस करने वाली हूँ. मैं ऐसे फुल ऑफ एनर्जी हो जाऊंगी. ठीक है, अब मेरे को पूजा पाठ भी करनी चाहिए, मैं एक्सरसाइज भी करूँ, मतलब मैं वो सारा करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आज मैम से मैंने क्लास ली है. बट जो सबसे बड़ी लैकिंग है वो है कंसिस्टेंसी को लेकर के. और हमें डेली माइंड फूड चाहिए. हमें डेली कोई वो स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए जो बोले कि किया कि नहीं किया. हाँ, तो वो कैसे हम अपने आप, क्योंकि वो हम डेवलप करना थोड़ा सीखते हैं आपसे, कि वो क्या ट्रिक्स एंड टूल्स हम डेवलप करें जिससे हम खुद के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, या खुद के लिए थोड़ा एनालिटिक जो माइंडसेट है उसको समझे, और डेली उसी मोटिवेशन के साथ में काम करे और खुद को समझे. मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, सब चीजें एक साथ नहीं करना. एड ऑन वन थिंग एट अ टाइम. 21 डेज तक वो एड ऑन चले. जब वो 21 डेज कंप्लीट होंगे तो सेकंड थिंग ऐड करना, क्योंकि आप अगर चेंज करना चाहते हो तो एक बार में करोगे, आपको कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी.
So if you say, okay, I will wake up 5 minutes earlier and I'll take care of myself those 5 minutes every day. आप वहां से शुरू कीजिए. फिर उसके है. बाद आप बोलोगे ठीक है, आफ्टर 21 days आई एम गोइंग टू ऐड, सोने से पहले आई विल आस्क माई सेल्फ, यू हैव टू ऐड वन बाय वन. यू कैन नॉट ऐड ऑल द थिंग्स टुगेदर. आप उनको कंसिस्टेंसी कभी नहीं मिलेगी. जब 21 days कंप्लीट हो एक चीज का, फिर ही नेक्स्ट चीज ऐड करें. तो इसलिए उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन द आइडिया इज दैट यू डू वन थिंग एट अ टाइम. और वो जब एक रूटीन बन जाता है आपके लाइफ में, इट बिकम्स इजी. बट आप अगर 10 चीजें एक साथ ऐड करोगे तो कोई ना कोई भूल जाओगे. 2 भी चीज ऐड करते हैं हम तो भूल जाते हैं. ठीक है, आज ये किया नहीं करते हो, तो यू हैव टू मेक इट इन अ रूटीन. ओके. तो हम अब आप ही की थोड़ा सा लाइफ जर्नी में चलेंगे, क्योंकि अब आपने रियलाइज किया इन 2013 की अब मेरे को टाइम देना है, मेरे को ये चीज सीखना है. तो आपने यही क्यों रास्ता चुना? क्योंकि आप मतलब बहुत कुछ है करने के लिए. मतलब 2013 तो एक एरा था जिसमें बहुत कुछ ऑलरेडी आ चुका था करने के लिए, और जहां जिस जगह पर आप रहते हैं वो तो इंडिया से भी बहुत ज्यादा एडवांस है, तो वहां पर और भी एक्सप्लोर कर सकती थी आप चीजों को. बहुत कुछ खुद के लिए, एक छोटा सा आप शॉप भी खोल सकती थी, कुछ भी कर सकती थी. तो व्हाई दिस जर्नी ओनली? एंड उसमें भी आपने अपने आप को किस तरीके से बनाया? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब हम कुछ स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, थोड़ा डिफरेंटली स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हम खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि पहले हम खुद के युद्ध को जीत ले, फिर दूसरों को बताएंगे कि हम ये करने वाले. तो वो खुद के युद्ध के क्वेश्चंस क्या थे आपके, और उसको आपने कैसे जीता? मेरे जो the part that is important here is कि मेरे काफी ये थे कि एक तो शॉप तो मैं आई एम ओनर ऑफ शॉप, आई वर्क एज वेल, सो आई डू बोथ. बट ये पर्टिकुलरली कोचिंग जो है ना, मेरे लिए इट गिव्स मी एनर्जी. जो मैं एनर्जी यूज करती हूँ लाइफ में, whenever I do coaching, it gives me energy. So मैंने वो रियलाइज किया, एक जना भी अगर वो स्माइल आ जाती है ना फेस पे, तो ऐसा लगता है कि दिन बदल. हाँ, एक किसी ने भी बोला, अरे लाइफ में को, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा क्लाइंट्स जब आते हैं ना, तो एक क्लाइंट ने जब मुझे ये बात बोली तो मैं तो बहुत, मुझे बोला कि मैं तो सोच रही थी कि मैं डूब रही हूँ, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं ग्लास में डूब रही हूँ. आपसे बात करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं ग्लास में डूबने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो हो नहीं सकता. लेकिन उनका ये कहना कि उनकी लाइफ इतनी, मतलब जो चीजें हैं ना लाइफ की, हम लोग उसको बहुत सीरियसली ले लेते. और परफेक्शनिज्म के बीच में, जैसे आपने बोला, पीपल प्लीजिंग, परफेक्शनिज्म, और द थर्ड इज कि हमको अच्छा बनना है, और हम भूल जाते हैं. ना नहीं बोल सकते. ना नहीं बोलना है. वो पीपल प्लीजिंग हो गया, वो पीपल प्लीजिंग हो जाता है. तो हमको ना नहीं बोलना. क्यों? वो पीपल प्लीजिंग हम लोग को सिखाया गया है, और लेडीज को तो बिल्कुल कूट के भरा है कि आपको तो हाँ बोलना ही हर चीज के लिए है. आप ना नहीं बोल सकते. आपको ना भी बोलना है तो ऐसे बोलना है, हाँ पर ना नहीं बोल सकते आप. तो हाँ बराबर है, वो भी कर सकते हैं. हाँ, तो हम लोगों को सिखाया गया कि आपको ना बोलना है ना, तो आप ना इमिडिएटली नहीं बोलिए, क्योंकि आपको हैबिट है ना बोलने की. तो आप बोले मैं सोच के बताऊंगी. तो आपने ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, तो आपको टाइम मिल जाता है. और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जब आप बोलो थोड़ा मैं सोच के बताती हूँ, तो वो 2 चीजें निकल भी जाती है. So that's the first step to people pleasing. I'm giving you a lot of tools. But anyways, so basically I am a owner of a business as well. But at the same time, मेरा side में मैं coaching करती हूँ. उस समय I had 100% of my time to give to coaching. तो मैंने काफी रिसर्च किया, काफी
ये किया, और उस एंड सी 2013 was not the only time I realized कि सेल्फ लव क्या होता है, और हैप्पीनेस क्या होता है। ये सब जैसे जैसे मेरी जर्नी चलती गई आगे। है वैसे वैसे मैं रियलाइज करने, आई वेंट इन टू इट टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि सब चीजें मुझे उथल पुथल ना करे। कभी मुझे इस तरफ हूं तो मैं बहुत खुश हूं, इस तरफ हूं तो बहुत सैड हूं, और देयर इज नो बैलेंस। That was my point. Ki I have to find a way where I am not being thrown here and there with life's situation, and I am just being thrown here. जैसे फुटबॉल के समय कभी यहाँ तो कभी वहां नहीं। I don't want to live a life like that. That was my commitment to myself. Ki I have to find a way where I am not being thrown by life here and there, and I don't know where I'm going. और आपको तो पता है डेथ, सिकनेस और सबसे हमको बहुत डर लगता है। दोज फियर्स कैन पैरालाइज अस। ट्रू। सो वो जो फियर का था ना पार्ट, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो ऑफ माई लाइफ कि मैं आई डोंट वांट टू बी फियरफुल। मैं छोटेपन से काफी फियरलेस थी, बट एज लाइफ goes by you become fearful because you have a family. छोटे होते ना तो आप नहीं सोचते ये बातों का, बट जैसे बड़े होते तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, उनकी डेथ का और सबका you become very fearful. So how you become fearless in this life? So that was another part of the journey that was very important to me. ओके। तो जैसे आपने इस चीज को डिस्कवर किया, बट हम होता है ना कि कोर्सेज भी ज्वाइन किए, उससे आपको खुद को रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ या खुद को, बट जब हम गिविंग मोड पर आते हैं ना, जैसे आपने गिविंग मोड का स्टार्ट किया कि चलो अब मैंने तो सीख लिया है, लेट्स अब उसको स्प्रेड करते हैं इस नॉलेज को। तो जब हम बांटने पे आते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था आपको कि भाई अब मैं बांटने को आ रही हूँ तो क्या मैं सही चीज बांट पाऊंगी या नहीं बांट पाऊंगी, क्या लोग मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, और जितना मैंने कलेक्ट किया है क्या उसको मैं उसी प्रोपोर्शन में या उसी अप्रोप्रिएट तरीके से मैं बांट पाऊंगी या नहीं बांट पाऊंगी, क्या लोगों को रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस, ये तो मेरे क्वेश्चंस है कि जो मैं कोई समझ पा रही हूँ कि ये रहे होंगे, बट आपके क्वेश्चंस भी रहे होंगे ना कि जब हम बांटने पे आ रहे हैं तो कोई क्यों लेगा वाली बात है हमसे वाली बात, वाई मी। तो वो क्वेश्चन भी थे क्या आपके पास में? ऑफ कोर्स, और मैंने काफी रिजेक्शन मिला उस समय, क्योंकि हाँ हमारे कोचिंग में फ्री कोचिंग करने का था कि तो हमको करना तो पड़ता था, वी हैड टू कंप्लीट समथिंग लाइक 700 आवर्स ऑफ कोचिंग टू गिव माय एग्जाम। तो वो आवर्स तो देने थे, तो जितने आवर्स देने हैं उसमें हम बोलते थे ठीक है हम फ्री में कोचिंग कर देंगे, तो फीडबैक मिलेगा कि व्हेन आई वाज न्यू पैटर्न फॉलो करना है, वो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, फिर उसके बाद फीडबैक, आपकी तो लैंग्वेज ही नहीं हमें समझ में आती है। एक लेडी ने मुझे वो बोल दिया कि आपकी लैंग्वेज नहीं, आप इंग्लिश बात कर रहे हो पर मुझे इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आ रही है, आपका एक एक्सेंट है इंग्लिश का तो मैं आपने, और फिर स्पेनिश में भी करना तो मतलब वो स्पेनिश में भी गलतियां तो होती है, तो वो सीखना। एंड मैनी पीपल स्पेशली अगर अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने बोल दिया था कि अगर आपको जरूरत है तो मैं कर दूंगी, बट वो लोग मुझे पहचानते हैं तो वो लोग कोचिंग करने का वो एक टाबू हो जाता है कि उनको मेरे लाइफ के बारे में पता चल जाएगा, तो वो भी एक दूसरा अड़चन तो हमेशा आती रहती है, बट लाइक आई सेड कि उसकी मर्जी है तो हो जाता है। लैंग्वेज वाज अ प्रॉब्लम एज वेल, सो बट आई रियलाइज जिसको जरूरत है उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, जिनको जरूरत नहीं है वो एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। बहुत तो सही। और दूसरी बात मुझे जो रियलाइज हुई है, जिसका नसीब होगा, जिसका उस सीखना होगा वो खुद आ जाएगा और मांग लेगा, और जिनका नहीं होगा तो वो तो
रह बिल्कुल सही जाएंगे, बात तो है। उनका टाइम हाँ नहीं है, तो आई डोंट stress over it. I in the beginning I used to feel कि अरे they could learn so much more, ये सीख जाएंगे तो इन लोगों को बहुत, और स्पेशली फैमिली के लिए होता है अपने को कि अरे हाँ फैमिली में ये लोग सीख जाएंगे तो फिर तो लाइफ अपनी, तो हाँ check in. You want them to change because you want वो comfortable life. So then you are हम्म, becoming selfish. You are want them to change so that you can feel better. That's again another spiritual block. वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से समझ पाए। तो अगर हमको जैसे जो बेसिक एटिकेट्स हैं या बेसिक रिचुअल्स हैं या रूल्स रेगुलेशन है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बचपन से सिखाए जाते हैं, स्पेशली इन इंडिया। वो चीजें हमारे इनहेरेंट होती हैं या पास ऑन होती है जनरेशन वाइज। पर अगर आपने इसमें बचपन से भी सीखा है, प्लस इसमें एक प्रॉपर कहते हैं ना कोर्स करके भी इसको और डीपली समझ पाए हैं, तो हम आपसे अब समझना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है। और स्पिरिचुअलिटी, या मैं बोलूं कि मैं स्पिरिचुअल हूं, तो मेरे को क्या क्या चीजों को माइंड में रखना चाहिए, या ये स्टैंडर्ड एक्चुअल होते हैं जब कोई इंसान बोले कि वो स्पिरिचुअल है। वरना मंदिर जाना भी स्पिरिचुअल कह देंगे, पीपल को पेड़ जल चढ़ाना भी स्पिरिचुअल हो सकता है, दीपक जलाना भी स्पिरिचुअल, सत्संग में जाना भी वो हो सकता है। बट आपने सीखा भी, और बचपन से उस कहते हैं ना जनरेशन वाइज उस कल्चर को भी लेकर के चल रहे हैं आप। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, और हम कैसे इसको अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं? Yeah, for me, spirituality to is beyond religion and all these rituals and everything. ट्रू। Spirituality is for the person. तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं स्पिरिचुअल हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि anybody can say I'm spiritual, and we are all spiritual actually, because we ट्रू। have a spirit. So we are all spiritual. So राइट। हमारा क्या है कि हम दूसरों को जज करना शुरू करते हैं कि यार ये ऐसे कर रहा है तो ये स्पिरिचुअल नहीं है. Every one of us is spiritual. What works, जो हमारा अंदर है वो हमको पता है. मैं मॉडल्स की बात नहीं कर रही हूँ. बहुत लोग मॉडल्स को स्पिरिचुअलिटी समझते हैं. मॉडल्स आर नॉट स्पिरिट. ये ह्यूमन क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है. उसके बियॉन्ड देयर इज समथिंग दैट इज स्पिरिचुअल. In spiritual, we all are spiritual. We are all spirits. In that, we are all one. हम सब एक है उसमें. सिर्फ कैसे बोलते हैं वो स्पिरिट की ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है. और ये गेम है, जैसे बोलते हैं ड्रामा. ये जो प्ले है आज आप और मैं जो ये प्ले कर रहे हैं, वो भी उसका बिल्कुल उसकी बिल्कुल धुन से. आई ट्रूली So, बिलीव। so spiritual we all are. Morals, some people have different morals, some people have different morals. Same चीज किधर बहुत खराब मानी जाती है, कहीं बहुत अच्छी मानी जाती है, depending on where you are, when you are. So there are many things like that. So that changes, but spiritual we all are. डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बट जैसे आप खोज रही थी ना खुद को कि अब कैसे कर रही हूँ, सब कुछ तो सही है, अब मुझसे कोई पूछेगा कि मैं क्यों दुखी हूँ तो मेरे पास आंसर नहीं है कि मैं क्यों दुखी हूँ। तो व्हाट इतनी जर्नी के बाद में, मतलब लर्निंग जर्नी के बाद में, जो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी के लिए, या जब आपने पढ़ाई की, कोर्स की, उस जर्नी के बाद में क्या एक क्वेश्चन का आंसर था जो आपको हिट किया कि यार ये क्वेश्चन तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी अपने ही बारे में, या रिसर्च करी थी अपने आप को लेकर के, या मेरे को बेचैन कर रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, और उसका आंसर मुझे इस फॉर्म में, इस वे में उस ईश्वर ने दिया, या किसी भी फॉर्म में उस एंजल ने दिया मेरे को? जो मुझे रियलाइज हुआ कि I am giving the remote control of my happiness, my love, my peace to somebody else. मैंने किसी और को उस चीज का कंट्रोल दे दिया है. And I need to take back that control for myself. कि मैं
किसी के, क्योंकि आप अगर आप सच्ची में बात देखो, एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ ऑल पेन। तो ट्रू। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चों ने ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन द की। एंड दैट वाज व्हाट वाज टोल्ड टू मी कि आपका ना, आपका ब्लॉक जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है। एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि आई एम एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू थिंग्स फॉर मी टू बी कंफर्टेबल, या मुझे खुश होने के लिए मैं दूसरों को असाइन कर रही हूँ कि तो आप ये करो वो करो तो मैं खुश हो जाऊंगी। खुश हो जाऊं। क्यों मैं अपना कंट्रोल किसी और को दूं? क्योंकि आज वो मुझे खुश कर सकते हैं, तो अगर उनके हाथ में कंट्रोल है तो कल वो मुझे दुखी भी कर सकते हैं। उनको पता है कैसे मुझे दुखी करना है, उनको दे दिया है ना मैंने कंट्रोल। तो वो जब खुश नहीं होंगे तो वो मुझे भी अनहैप्पी करते रहेंगे। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। नाउ वेदर माय फैमिली में कोई खुश है ना है, मैं खुश हूं। खुश हो। It is बिल्कुल not dependent on somebody else. बिल्कुल, मुझे लगता है उस स्टेट को अचीव करने के लिए 21 डेज का बहुत कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा कि इस 21 डेज में हमें ये करना है, और वो भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके, कंसिस्टेंसी के साथ में, और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अलाइंड करके चीजों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। जाते जाते 2 क्वेश्चन आप और लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस मैं पूछती जाऊं और मुझे लग रहा है कि मेरे आंसर्स मिलते जाए और लोगों के आंसर्स मिलते जाए, और जो मिलेनियम जनरेशन, अल्फा जनरेशन, जेनजी जनरेशन, मुझे लगता है सबकी ये प्रॉब्लम्स ही हो गई है कि हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि खुश होने के जितने भी घंटे लगा दिए जाए वो कम ही होंगे, और हमको समझ में आता जाएगा, हमारी गुत्थी सुलझती जाएगी। पर कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स कहते, सॉरी, टूल्स या ट्रिक्स कहते, हम आपसे जरूर समझना चाहेंगे जो हमें अपनी डेली लाइफ में वेलकम करना चाहिए। जैसे कोई कहते हैं जल्दी उठ जाओ तो आप खुश हो जाओगे, कोई कह रहा है किताबें पढ़ लो तो आप खुश हो जाओगे। अगर बुक्स की रिकमेंडेशंस आपसे चाहें तो वो कौन सी होंगी, और क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, और ये भी सीखे कि कंसिस्टेंसी के साथ में सीखे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम मैनिफेस्टेशन को सीखिए। जो सारी चीजों का एक जो है ना, कंबाइंड जो एक चीज है, पैकेज, इसको हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। एक टूल मैं जो सबको हमेशा देती हूँ, वेल स्पेनिश में दूं, इंग्लिश में दूं, हमेशा देती हूँ, इज 3 things in the night you have to write that you are grateful for. 3 चीजें आप ठीक है। रोज 3 चीजें लिखो जो आप यू आर ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि हम लोग ग्रेटफुल बहुत कम है लाइफ में। भगवान ने हमें सब दिया है, 99% करेक्ट होगा, 1% जो कम होगा उसके तरफ हमारा ध्यान जाता है, वो परफेक्शनिस्ट माइंड। वो एक वीडियो है, आपको यूट्यूब में देख लेना, उसका नाम है द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ओके। तो वो क्या बोलते कि हमारा माइंड इतना ये है कि इतनी सारी चीजें हमारे तरफ होगी, पर हम वो एक ही चीज जो खराब होगी वो ध्यान देते हैं। जो मेरे साथ हो रहा था कि सब राइट था, पर दिमाग ये बोलता कि नहीं ये कमी है, अगर ये कमी पूरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर वो कमी है तो वो पूरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो ये यू हैव टू बी ग्रेटफुल, राइट 3 things you are grateful for every day, 3 different things, not the same thing. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। रोज लिखनी है और 3 दूसरी चीजें लिखनी है, सेम चीजें नहीं लिखनी है। यू कैन नॉट रिपीट यू, एंड देन यू विल रियलाइज कि हम लोगों को भगवान इतना दिया है। एक गर्म पानी से नहाने का जो प्लेजर होता है, जो बहुत लोगों के पास है, एक कंफर्टेबल बेड बहुत लोगों के पास है, जिंदा उठ गए वही बड़ी बात हो जाती है, बट वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दोस। सो अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको ग्रेटफुल तो होना पड़ेगा। और जितना आप ये एक टिप, अगर आप यही एक चीज अपने इसमें ऐड कर लो तो योर लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट, बिकॉज यू विल लर्न टू बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ।
बाकी तो there are so many tips, or but this is one basic tip I always give all my clients. I say you must write it down. You must, वो एक चेंज इज एंड बी अवेयर आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो. डोंट फीड योर माइंड स्टफ दैट मेक्स यू अनईजी. कि आप अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स का ध्यान रखिए. कि अगर आपको कुछ फील खराब हो रहा है तो आप पूछ लीजिए अपने आप से क्यों फील खराब हो रहा है. बिल्कुल सही बात है मैम. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे आज लिखना चाहिए कि आई एम ग्रेटफुल कि आप हमें मिले एक एंजल के रूप में. तो आज का मेरा तो फर्स्ट ग्रेटफुल तो यही होगा कि आप हमें मिले. पर जाते जाते मैम, गुरु उपदेश का पेज है, आप खुद एक गुरु हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आपने होते हुए देखे हैं. तो एक कोई फैन मोमेंट हम जरूर आपसे चाहेंगे कि यार होता है ना कि यार, क्योंकि मैंने देखा है कि गुरु जितने रियल होंगे ना उनके फैन जरूर, मतलब फैन बोल दीजिए या शिष्य बोल दीजिए, वो जरूर हम होते हैं. वो जरूर चाहेंगे और एक उपदेश जरूर चाहेंगे आपसे. फैन मोमेंट तो मैंने जैसे आपको बताया था, पर आई टेल यू अनदर. आई हैव अनदर. क्लाइंट जो आया था मेरे पास, पहले पहले नया आया था, तो उसका सेपरेशन हुआ था वाइफ के साथ. 2 साल से ओके. सेपरेट था वो. पैंडेमिक के टाइम पे उसका सेपरेशन हुआ. तो उसने सोचा 2 साल के बाद सब ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगी वापस. जब 2 साल तक वो वापस नहीं आई तो वो कोचिंग के लिए आया मेरे पास. तो मुझे बोलता है कि मेरे को ना, आई वांट टू गेट बैक माय वाइफ. मैं वो स्पेनिश में बोलता है आई वांट टू कॉन्किस्टार कॉन्क्वेस्ट माय वाइफ. तो मैंने बोला कि वो चीज है जो आप उसको कॉन्क्वेस्ट करना चाह रहे हो, उसका दिल है, वो चाहती है या ना चाहती है, तो वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है. तो उनका वो था. पर जब वो, जो मैंने उनके साथ सेशंस किए, उस समय जब वो आया तो वो ओपन नहीं था बिल्कुल भी कि कोई बात से, कि मैं सोच के मेरा ये कि वो किसी और की हो जाएगी, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात, उसके लिए उसको ऐसे बॉदर कर रही थी. हाँ. तो उसको कोचिंग किया, ये किया, तो लास्ट में जब जा रहा था तो बोलता है कि अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं, क्यों जब आया तो बोला मेरे को कोई और नहीं चाहिए, वो ही चाहिए. वही चाहिए. फिर वो लास्ट में उन्होंने बोला नहीं, अभी मैं किसी को देख रहा हूँ, मेरे लाइफ थोड़ा चेंज हो रहा है अभी मैं. और थोड़ा वो दिखने में इतना हैंडसम नहीं था, तो वो उसको वो भी था कि मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ. ये मैंने बोला किसने बोला, जरूरी थोड़ी है देख. हाउ what we are, what we do or what we have is not our worth. हमारा वर्थ यही है कि हम जिंदा हैं. बिल्कुल. That worth part is it. तो वो एक है. जो वर्थ पार्ट है ना, कि हम, तो वो जो आप बोल रहे हो ना, गुरु ज्ञान जो आप बोल रहे हो, यही ज्ञान है कि हमारा what we have, what we do, what we are is not our self worth. वो नहीं हमको वर्दी बनाता, लाइफ हमको वर्दी बनाती है. क्योंकि अगर वो लाइफ नहीं होगी ना, तो आपका करना जो है आपके पास, वो सब जीरो हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है. मतलब नहीं. तो what is worth, what I am worth is my life. The life makes me worth. बहुत लोग ना, जब हम कोई गुस्सा होता है या कोई कुछ बोलता है ना, तो the underlying insecurity of a human, जिसको बोला जाता है, वो है कि मैं I am not enough. That is the underlying insecurity. कभी कोई गुस्सा करता है, कोई प्यार नहीं करता है, तो हमारा underlying insecurity है कि I am not enough, and I am enough because I am alive, not because of what I do, what I am or what I have. बिल्कुल. हम कई बार यही रियलाइज नहीं करते कि हम दुखी होने के लिए भी जिंदा तो रखा है ना ईश्वर ने, वो माइंडसेट तो दिया है कि हम दुखी हो रहे हैं. इतना हेल्दी माइंड है कि हम दुख और सुख को भी फील कर पा रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. बहुत ही
सोचने वाली बात है। आपने बिल्कुल बताइए कि हम जिंदा है तभी तो दुखी और सुखी, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल और थैंकफुल होना चाहिए कि वी आर अलाइव, और खड़े होकर के हम दुख और सुख को फील कर पा रहे हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, सीरियसली बहुत ही थैंक यू दीदी। रियल स्पिरिचुअलिटी के साथ में आपने हमको हमारे से मिलवाया, उसके लिए धन्यवाद। आप नहीं रिजेक्शन से हारे, क्योंकि अगर आप हार जाते, आप गिव अप कर देते, तो शायद हमारे पास में एक अच्छा गुरु नहीं होता। तो उसके लिए थैंक यू कि आपने रिजेक्शंस का परवाह नहीं किया, आपने फेलियर का परवाह नहीं किया, आपने लोग क्या कहेंगे का परवाह नहीं किया, और आपने अपने आप की परवाह करी। तो आप बहुत सारी औरतों के लिए, और मैं तो नॉट अ जेंडर बायस, एक ह्यूमन एनवायरमेंट के लिए आप एक एग्जाम्पल, एक रियल हीरोइन है कि हाँ ऐसा जी सकते हैं लाइफ। So thank you so much for sharing your experiences, sharing your knowledge, and giving the beautiful smile throughout the session and your valuable time, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये बहुत दिनों से रहा था, तो थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। Same here, ma'am. We are grateful, we are blessed, we are positive, we are spiritually inclined just because of you. Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर। Thank you, ma'am. Take care, ma'am. Please. बाय। Bye bye. तो चलिए, मुझे लगता है कि आज आप खुश होंगे क्योंकि आज आप जिंदा हैं, और ग्रेटफुल होंगे क्योंकि हम इस सेशन के साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल के साथ में एक बार फिर कनेक्ट हुए। तो आज आप अपनी डायरी में ग्रेटफुल के लिए क्या लिख रहे हैं, और कल से आज मुझे लगता है कि हम एक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। सबसे पहले तो हम जिंदा हैं, खुश हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इन सभी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही ग्रेटफुल पॉजिटिव थॉट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।